कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि मुख्य किरदार एमसी को पहले पूरा यकीन था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना टैलेंट अवेकन कर लिया हो तो वह एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। वह एक परिवार बना सकता है और उनके साथ शांति से अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन एमसी को अब यह एहसास हो चुका था कि उसने इस सोच पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसी बात के साथ सीन बदलता है और एक युद्ध भूमि दिखाई जाती है। वहां एक व्यक्ति एमसी से कहता है कि बहुत समय हो चुका है जब किसी ने इस जगह पर उसके सामने 10 से ज्यादा बार तलवार नहीं चलाई थी। वह पूछता है कि क्या वही व्यक्ति है जिसने इसी बैटलफील्ड में अपने टैलेंट को अवेकन किया था। तभी सामने एएमसी को दिखाया जाता है, गंभीर रूप से घायल, उसका एक हाथ कटा हुआ और शरीर जख्मों से भरा हुआ। वह मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब सामने वाला उसके बारे में जानता है, लेकिन यह जानकर उसे जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति अर्जिक हंसते हुए कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एमसी उसे पहचान पाएगा। इसके बाद बताया जाता है कि अर्जिक ट्रैनिक एम्पायर से ताल्लुक रखता था, जबकि सामने खड़ा व्यक्ति ड्यूक थर्मियन था, जो ऑल्थियन एम्पायर से संबंध रखता था। एमसी की बात सुनकर ड्यूक थर्मियन पूछता है कि क्या उसे सच में उसके नाम के बारे में पता है। आर्जिक जवाब देता है कि हाँ, वह जानता है कि ड्यूक थर्मियन एल्थियन एम्पायर के टॉप 6 एक्स क्लास नाइट्स में से एक है। यह सुनकर ड्यूक थर्मियन काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगर उसे पहले से ही उसकी ताकत का अंदाजा था तो फिर भी उसने उसका सामना करने का फैसला क्यों किया। ड्यूक थर्मियन कहता है कि उसे अफसोस हो रहा है कि इतना बेहतरीन टैलेंट बर्बाद होने जा रहा है। वह आजिक से पूछता है कि क्या उसके मन में सरेंडर करने का कोई विचार है। इस पर आजिज लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है कि उसका जन्म बैटलफील्ड में हुआ था और उसका अंत भी यहीं होगा। ये कहने के बाद वह अपनी पूरी ऊर्जा रिलीज कर देता है। ड्यूक थर्मियन उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है कि वहां पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही है। वह मानता है कि अर्जिक एक बेहतरीन राइवल बन सकता था अगर उसे थोड़ा और ग्रो करने का समय मिल जाता। फिर वह कहता है कि वह उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इतना कहते ही ड्यूक थर्मियन अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए आर्जिक्स पर हमला कर देता है और उम्मीद करता है कि उसकी अगली जिंदगी में उसके सारे पछतावे पूरे हो सकें। इसके बाद वह आर्जिक पर एक के बाद एक कई घातक स्लैशेस करता है। मरते हुए आर्जिच अपनी जिंदगी की कहानी याद करता है। वह बताता है कि ड्रानिक एम्पायर और अल्थियन एम्पायर के बीच युद्ध कई सालों से चल रहा था। उसकी माँ एक युवा विधवा थी जो युद्ध के कारण शरणार्थी बनकर आई थी। उसी अराजक दुनिया में जन्म देने के बाद वह उसे छोड़कर चली गई थी। अर्जित को अकेले ही जीने और सरवाइव करने के लिए लड़ना पड़ा। वह ऐसा इंसान बन गया था जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता था। 14 साल की उम्र में उसने पहली बार बैटलफील्ड में कदम रखा और वहीं उसका टैलेंट अवेकन हुआ। उसकी माना कोर उसके दिल में जागृत हुई, जिससे उसकी स्पीड, मूवमेंट और सेंसेस कई गुना बढ़ गए। वह इतनी तेजी से ग्रो करने लगा कि कोई भी नॉर्मल आर्मर्ड सोल्जर उसका सामना नहीं कर पा रहा था। जब उसने 3 मैना कोर्स को सरपास किया तो वह 4 कोर वाला वॉरियर बन गया। इसी वजह से उसके लिए हेक्सा क्लास तक पहुंचना असंभव नहीं रहा। उसे एक ऐसा मौका मिला जिससे वह अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। अगर वह इस युद्ध को खत्म कर देता तो शांति पा सकता था और इस खतरनाक जिंदगी से छुटकारा मिल सकता था। शुरुआत में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जीत के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन तभी उसका सामना ड्यूक थर्मियन से हुआ और अंत में वही हुआ जो तय था। ड्यूक थर्मियन ने उसे मार दिया। एक ही पल में अजित के सारे सपने टूट गए। उसे लगा कि यही उसका अंत है, लेकिन यह अंत नहीं था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कोई कहता है कि क्या उनका छोटा बेटा जाग चुका है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, रो भी नहीं रहा। यह सुनकर आजिज हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी बच्चे की माँ कहती है कि उसकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि यह सब ईश्वर की ओर से दिया गया एक अनमोल तोहफा है। इस पर अर्गड़िक के पिता सहमति जताते हुए कहते हैं कि यह बात पूरी तरह सच है। लेकिन जब बच्चे से जुड़ी बात सामने आती है तो अर्गिक पूरी तरह चौंक जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं।
तभी उसके पिता उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि भविष्य में उसे एक बेहतरीन स्पीयरमैन बनना होगा और अपने पिता के रास्ते पर चलना होगा। यहीं पर इस व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। उसका नाम अर्कन सोग्रेस होता है। यह सुनते ही अर्गिक की माँ बीच में हस्तक्षेप करती है और बच्चे को अपने पास खींचते हुए सवाल करती है कि वह आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। वह दृढ़ता से कहती है कि उनका बेटा एक शानदार असैसिन बनेगा। उसका नाम लिली सोग्रेसन होता है। इस पर अर्कन हैरानी से पूछता है कि वह आखिर क्या कह रही है। वह तर्क देता है कि उनका सबसे छोटा बेटा एक असैसिन कैसे बन सकता है। उसके अनुसार यह सोचना ही बेहद डरावना है। वह कहता है कि वह एक पुरुष है, इसलिए उसे स्पीयर का उपयोग करना चाहिए। स्पीयर को वह एक सुंदर और सम्मानजनक हथियार बताता है। लेकिन लिली गुस्से में जवाब देती है कि असैसिन स्पीयरमैन से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। वह समझाती है कि असैसिन अंधेरे में छिपकर अपने लक्ष्य को खत्म कर सकता है और कोई भी उसे नोटिस तक नहीं कर पाता। इसके बाद अर्ग की आंतरिक आवाज सुनाई जाती है। वह बताता है कि उसे ऐसा लगा था मानो उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पुनर्जन्म ले चुका था। इतना ही नहीं, उसका जन्म अपने दुश्मन एल्थन एम्पायर के काउंटी क्षेत्र में हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि वह एक बेहद प्रतिष्ठित और शक्तिशाली परिवार में पैदा हुआ था। उसके नए माता पिता इस समय उसके भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे कि उसका पैशन क्या होगा और वह किस रास्ते पर चलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह परिवार में सबसे छोटा था और वे चाहते थे कि वह उन्हीं के आदर्शों का पालन करे। कुछ समय बाद कहानी हमें आगे के सीन में ले जाती है, जहां पूरा परिवार अपने घर पहुंच चुका होता है। अर्गिक अपने नए घर को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वह बेहद विशाल और भव्य होता है। तभी लिली मुस्कुराते हुए कहती है कि अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि उनका बेटा अपने नए घर में आकर बहुत खुश है। वह इतना खुश था कि उसके चेहरे पर एक सच्ची और मासूम मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। तभी यह तय किया गया कि आज से और इसी पल से मुख्य किरदार को इस दुनिया में देन के नाम से पुकारा जाएगा। देन स्वयं यह सोचता है कि उसे ऐसी एक फैमिली मिली है जिसकी बदौलत वह अपने टैलेंट को पहले से कहीं बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएगा। इसके साथ ही कहानी हमें 2 महीने बाद के सीन में ले जाती है। इस समय देन ने कुछ कुछ शब्द बोलना सीख लिया होता है, जैसे अब्बू, बबू और इसी तरह की टूटी फूटी आवाजें। हालांकि वह खुद हैरान रहता है कि वह ठीक से बोल क्यों नहीं पा रहा है। फिर भी उसके लिए यह सब एक बिल्कुल नया और बेहद रोमांचक अनुभव होता है। वह आगे अपने पिछले जीवन को याद करता है और बताता है कि जब वह पहले युद्ध के मैदान में मौजूद था, तब उसके पास बहुत ही कम मौके थे। उसकी मुलाकात भी केवल गिने चुने लोगों से ही हो पाई थी। उसकी उम्र के बच्चे या तो पट्टियों में लिपटे रहते थे या फिर लगातार रोते रहते थे, क्योंकि उनके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। इसी वजह से वे धीरे धीरे इस दुनिया से खत्म हो जाते थे। लेकिन जब वह इस हालात की तुलना सोग्रेस हाउस से करता है, तो उसे एहसास होता है कि यह परिवार कितना विशाल और समृद्ध है। वह मन ही मन तय करता है कि अब वह कभी भूखा नहीं रहेगा। तभी देन के पिता कमरे में प्रवेश करते हैं और लिली को दिखाते हुए कहते हैं कि वह एक स्पीयर लेकर आए हैं। वह देन से पूछते हैं कि उसे यह कैसा लगा, कितना लंबा और कितना सुंदर है। देन अपने मन में बताता है कि यही उसका पिता है, जो एक हेक्सा क्लास स्पीयर मैन है और पूरे साम्राज्य में बेहद ताकतवर माना जाता है। उसके लुक को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह युद्ध के मैदान में एक सच्चा हीरो है। उसके पास एक विशेष उपाधि भी है, ब्लू वर्ल्ड विंड। लेकिन जैसे ही यह होता है, लिली गुस्से में अपने पति पर चिल्लाती है और सवाल करती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह कहती है कि आखिर कोई एक बच्चे के कमरे में इतनी नुकीली और खतरनाक चीज कैसे ला सकता है। यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वे इस बात पर लड़ने लगते हैं कि देन को क्या सिखाया जाना चाहिए, स्पीयरमैन का रास्ता या फिर असैसिन का। यह सब देखकर देन हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसके माता पिता आपस में झगड़ क्यों रहे हैं। वह समझ जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी दोनों बड़ी बेटियों के मामले में किसी एक रास्ते को जबरदस्ती नहीं चुना गया था। उन्हें अपने पैशन खुद चुनने की आज़ादी दी गई थी। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। तभी देन की दोनों बड़ी बहनें उसके पास आती हैं। बड़ी बहन हंसते हुए कहती है कि 2 दिन के बच्चे के गाल कितने प्यारे और सॉफ्ट होते हैं। ये कहते हुए दोनों बहनें उसके गालों को प्यार से खींच देती हैं, जिससे उसके गाल
लाल हो जाते हैं। इसके बाद पहली बड़ी बहन का परिचय दिया जाता है। उसका नाम अराबेला सोग्रेस होता है। उसके अंदर बचपन से ही जादुई शक्ति मौजूद थी, इसलिए उसने मेज बनने का रास्ता चुना था। वह इस समय 12 साल की थी और इतनी कम उम्र में ही 3 चेन क्लास मेज बन चुकी थी, जबकि इस दुनिया में सबसे ऊंची क्लास 9 चेन मानी जाती है। इसे साफ पता चलता है कि वह एक असाधारण प्रतिभा है। इसके बाद दूसरी बहन का परिचय सामने आता है, जिसका नाम क्लियर सोग्रेस होता है। उसका टैलेंट समनिंग से जुड़ा हुआ था। वह सिर्फ 7 साल की उम्र में ही कई समन्स को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम थी। इसी के साथ सोग्रेस परिवार का रोजमर्रा का यह शोर शराबा और हल्का फुल्का नाटक एक बार फिर से शुरू हो जाता है। पहली बड़ी बहन ये जोर देकर कहती है कि देन को इस दुनिया में जादू सीखना चाहिए। ये सुनकर दूसरी बड़ी बहन भी पीछे नहीं रहती और तुरंत कहती है कि देन को समनिंग का रास्ता चुनना चाहिए। ये सब सुनते हुए देन अपने मन में सोचता है कि उसके चारों ओर मौजूद हर व्यक्ति उसे अपनी अपनी स्पेशलिटी सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके पिता एक हेक्सा क्लास स्पीयरमैन है। उसकी माँ एक पूर्व असैसिन रह चुकी हैं, जिसने कभी सम्राट को भी मारने की कोशिश की थी। उसकी सबसे बड़ी बहन एक जीनियस मेज है, जबकि दूसरी बड़ी बहन एक असाधारण समनर है। सोग्रेस काउंट हाउस एक आदर्श नोबल फैमिली माना जाता है, जिसे सभी लोग परफेक्ट फैमिली के रूप में देखते हैं। देन मन ही मन खुद से सवाल करता है कि क्या इतनी खुशियों और अपनापन मिलने के बाद भी उसके भीतर बदले की कोई भावना बाकी रह गई है। उसकी पिछली मौत पछतावे से भरी हुई थी, लेकिन वो सब अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे ये सोचकर अजीब लगता है कि वो अभी भी रिवेंज के बारे में सोच रहा है या नहीं, खासकर तब जब उसे हराने वाला व्यक्ति उसे पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हरा चुका था। इसी बीच उसके माता पिता भी बहस में शामिल हो जाते हैं। अब चारों मिलकर इस बात पर तर्क वितर्क करने लगते हैं कि देन को आखिर कौन सी स्पेशलिटी सीखनी चाहिए। ये दृश्य देखकर देन खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से एक परिवार की उम्मीद कर रहा था और अब उसे एक ऐसा परिवार मिल चुका था जो उसकी परवाह करता था। इसके साथ ही कहानी हमें चूजिंग सेरेमनी के बारे में बताती है। इस दुनिया में जब कोई बच्चा किसी नोबल फैमिली में जन्म लेता है और 1 साल का हो जाता है, तो उसके सामने एक टेबल पर कई तरह के आइटम रखे जाते हैं। इन वस्तुओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा भविष्य में किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जल्द ही चूजिंग सेरेमनी का दिन आ जाता है। सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर देन आखिर क्या चुनेगा। जब उसकी दोनों बड़ी बहनें क्रमशः एक मेज और एक समनर हैं, तो सबकी नजरें इसी बात पर टिकी होती हैं कि देन किस दिशा को अपनाएगा। अंत में सभी सेरेमनी का इंतजार करने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीन मेन हॉल में शिफ्ट हो जाता है। वहां देन के सामने 4 अलग अलग वस्तुएं रखी होती हैं। उसकी बड़ी बहनों ने भी अपनी अपनी वस्तुएं वहां रखी होती हैं, जिससे ये दृश्य और भी खास बन जाता है। सभी लोग इन्हीं वस्तुओं को लेकर आपस में चर्चा करने लगते हैं। तभी उसकी माँ देन से प्यार से कहती है कि वो जो चाहे वही चुन सकता है। देन अपने मन में सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वो उनकी स्पेशलिटी को चुने। सबसे पहले एक ड्रैगन टेल स्पीयर का परिचय दिया जाता है। ये स्पीयर दुकार नाम की विधि से बनाया गया होता है, जिसमें मना को एम्ब्यू किया गया होता है। ये बेहद तेज, भारी और एक मिस्टिकल मैजिक स्पीयर होता है, जिसे उसके पिता ने खुद तैयार किया था। दूसरी वस्तु एक नाइट डैगर होती है, जिसे एथीरियल स्टोन से बनाया गया था। यह हथियार दुनिया के तत्वों का उपयोग कर सकता था और इसके साथ कई तरह के जहरों का प्रयोग भी संभव था। इसे उसकी माँ ने तैयार किया था और इसके साथ एक सब स्पेस पाउच भी जुड़ा हुआ था। तीसरी वस्तु एक विशेष मैजिक ऑब्जेक्ट थी, जिसे केवल मेज ही इस्तेमाल कर सकते थे। ये उसकी सबसे बड़ी बहन द्वारा बनाया गया था। और अंत में चौथी वस्तु एक समन साइन थी। वो साइन एक समनर का प्रतीक होता है, जिसकी मदद से कोई व्यक्ति अपना टैलेंट अवेकन कर सकता है और अपनी इच्छा व कल्पना के अनुसार समन्स को बुला सकता है। ये आइटम देन की दूसरी बड़ी बहन द्वारा सामने रखा गया होता है। देन ये सोचने लगता है कि इन सभी विकल्पों में से उसे आखिर क्या चुनना चाहिए। ये विचार मन में लिए हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे आगे बढ़ते देख चारों लोग उससे कहते हैं कि वो उन्हीं के आइटम को चुने। लेकिन जैसे ही देन उन वस्तुओं के पास पहुंचता है, अचानक सभी आइटम्स चमकने लगते हैं। चारों के चारों आइटम एक साथ तेज रोशनी छोड़ने लगते हैं। ये दृश्य देखकर देन पूरी तरह चौंक जाता है और मन ही मन पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहां मौजूद सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। वे आपस में कहते हैं कि चारों आइटम्स का एक साथ रिएक्ट करना बेहद असामान्य है। कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका मतलब है कि यंग मास्टर देन सच में एक असाधारण जीनियस है। देन भी अपने मन में स्वीकार करता है कि वो अपने पिछले जीवन में भी एक जीनियस था, लेकिन इस जीवन में उसकी प्रतिभा उससे कई गुना अधिक है।
थोड़ी चर्चा के बाद सब लोग ये फैसला करते हैं कि जब चारों आइटम्स ने प्रतिक्रिया दी है तो देन को चारों ही स्पेशलिटीज सिखाई जाएंगी। ये सुनते ही देन बेहद खुश हो जाता है क्योंकि अब वो किसी को नाराज किए बिना हर एक रास्ते को सीख सकता था। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब देन बड़ा हो चुका होता है और अपने पिता के साथ स्पीयरमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके पिता उसे अभ्यास करते देख खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि देन ने शानदार काम किया है और उसने अपनी तकनीक को काफी अच्छी तरह निखार लिया है। देन अपने पिता का सम्मानपूर्वक धन्यवाद करता है। इसी दौरान बताया जाता है कि देन अब 7 साल का हो चुका है। तभी वहां हरमिन नाम का एक व्यक्ति प्रवेश करता है जिसके हाथ में एक स्पीयर होता है। देन उसे स्पीयर के बारे में पूछता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि ये उसका जन्मदिन का तोहफा है। वे समझाते हैं कि मूल रूप से उनका इरादा इसे जन्मदिन के भोज के दौरान देने का था, लेकिन वे चाहते थे कि लिली से पहले ही देन को ये भेंट दे दें। वे ये भी बताते हैं कि इस स्पीयर को तैयार करने में उन्हें लगभग 2 साल लगे हैं और इसे राजधानी के सबसे शीर्ष दर्जे के कारीगरों ने बनाया है। ये सुनकर देन बेहद खुश हो जाता है। वे सम्मानपूर्वक स्पीयर लेते हुए अपने पिता का धन्यवाद करता है और कहता है कि वे इसका सही तरीके से उपयोग करेगा। देन अपने मन में स्वीकार करता है कि ये स्पीयर सचमुच अद्भुत है। इसका अग्रभाग बेहद तेज है और साथ ही ये आश्चर्यजनक रूप से हल्का भी है। इसके बाद उसके पिता अपना स्पीयर उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वे तलवार और स्पीयर के बीच का अंतर समझता है। देन जवाब देता है कि स्पीयर की लंबाई की वजह से दुश्मन को पास आने से रोका जा सकता है और नज़दीकी या मध्यम दूरी की लड़ाई में इसका आक्रमण बहुत प्रभावी होता है। उसके पिता उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी समझाते हैं कि ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद स्पीयर का उपयोग तलवार से भी अधिक कठिन हो जाता है। वे बताते हैं कि स्पीयर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रभावी हमला करने के लिए सही दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। हालांकि वे देन को आश्वस्त करते हैं कि उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर हथियार के अपने फ़ायदे और सीमाएं होती हैं। यहाँ तक कि तलवार, जिसे एक परफेक्ट हथियार माना जाता है, वह भी कुछ परिस्थितियों में कमज़ोर साबित हो सकती है। वो बताता है कि वो उसे कुछ बेहद शानदार दिखाने वाला है। जब स्पेयर को मूव किया जाता है तो उससे अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है, जो इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि देन उसे साफ तौर पर महसूस कर पाता है। तभी उसके पिता एक खास तकनीक का उपयोग करते हैं। वे स्पेयर की ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं और फिर उसे एक साथ रिलीज कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। इसे देखकर देन आश्चर्य से कहता है कि ये तो अविश्वसनीय है, क्योंकि उसके पिता ने स्पेयर को बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया था। तब उसके पिता समझाते हैं कि ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से ऊर्जा निकालकर उसे स्पेयर के भीतर प्रवाहित किया और सामने की ओर भेजा, जिससे उस बिंदु पर तीव्र ऊर्जा विस्फोट हुआ। वे बताते हैं कि ये एक उन्नत तकनीक है जिसमें कोर का उपयोग करना पड़ता है और ऊर्जा को एक ही स्थान पर केंद्रित करना आवश्यक होता है। इस पर दीन कहता है कि उसने अपनी बहन से इसके बारे में सुना था कि इंसान इस तरीके से अपनी शारीरिक क्षमताओं को अपनी सीमाओं से आगे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे कोर की संख्या बढ़ती जाती है, उनकी सीमाएं भी बढ़ती जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास इस जीवन में 4 कोर मौजूद हैं। तब उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि वो अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है और बताते हैं कि स्वयं उनके पास 6 मना कोर हैं। ये सुनकर देन बेहद चकित हो जाता है और सोचता है कि अगर वो अपनी पिछली जिंदगी में मारा न गया होता तो शायद वो भी इतना आगे तक पहुंच चुका होता। इसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं कि वो अपने नए स्पेयर की मदद से इस तकनीक को आजमाए। देन सहमत हो जाता है। उसके पिता निर्देश देते हैं कि उसे अपना मन शांत करना होगा और स्पेयर के थ्रस्ट पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। देन आज्ञा का पालन करता है और सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने स्पेयर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो मुख्य रूप से स्वॉर्ड तकनीकों पर निर्भर रहता था और स्पेयर को केवल सेकेंडरी विकल्प मानता था। लेकिन अब वो पूरी गंभीरता से इसे अपनाने के लिए तैयार था। जब देन अपनी फॉर्म में आता है तो उसके पिता मन ही मन आश्चर्य करते हैं कि उसका पोस्चर और कंट्रोल असाधारण रूप से बेहतरीन है। वे सोचते हैं कि जिस तकनीक को सीखने में उन्हें 7 साल लगे थे, उसे देन कितने समय में सीख लेगा। लेकिन तभी आसपास की स्पेस में दरारें पड़ने लगती हैं। ये देखकर उसके पिता चौंक जाते हैं, क्योंकि देन अपने स्पेयर का उपयोग करते हुए स्वयं स्पेस तक को क्रैक कर रहा होता है। अवाक होकर वे उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, और वो इससे बेहद प्रभावित है। देन समझाता है कि जब उसने स्पेयर को आगे की ओर थ्रस्ट करना शुरू किया तो उसने अपनी मैजिक पावर को एक बिंदु पर केंद्रित किया और उसे स्पेयर हेड के सामने एम्बेड कर दिया। इसी कारण उसकी ऊर्जा सीधे स्पेयर हेड पर प्रवाहित हुई और वो उसके फ्लो को नियंत्रित कर सका।
ये सुनकर उसके पिता हैरानी से पूछते हैं कि क्या उसने मैजिक को एम्बेड करके उसके प्रवाह को वहीं रोक लिया, और क्या उसने वास्तव में एक मनाकोर को फॉर्म कर लिया है। देन पुष्टि करता है कि ये सच है। वो बताता है कि जब वो मनाकोर क्रिएशन से जुड़ी किताब पढ़ रहा था तो उसने इसे आजमाने की कोशिश की और सौभाग्य से सफल भी हो गया। हालांकि वो मन ही मन स्वीकार करता है कि असल में उसने ये उपलब्धि मना ब्रीदिंग के जरिए हासिल की थी। अंत में उसके पिता गंभीरता से कहते हैं कि देन वास्तव में असाधारण प्रतिभा का धनी है। उसके पिता उससे कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो एक असाधारण योद्धा बनेगा। ये सुनकर देन मन ही मन सोचता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में उसे और भी बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे। उसी समय उसके पिता भी अपने भीतर ये विचार करते हैं कि क्या देन सच में आगे चलकर एक मेज, स्पीयरमैन, असैसिन और समनर सब कुछ एक साथ बन पाएगा। इसके साथ ही कहानी का दृश्य बदलता है और देन के 7वें जन्मदिन का सीन सामने आता है। चारों ओर मेहमानों की भीड़ होती है। तभी एक व्यक्ति उसके पिता के पास आता है और बताता है कि उन्हें मिले हुए बहुत समय हो गया है। उसके पिता औपचारिकता से उसका हालचाल पूछते हैं। वो व्यक्ति जवाब देता है कि इतनी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है और वे आपस में सामान्य तरीके से बात कर सकते हैं। कथावाचक स्पष्ट करता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ड्यूक थर्मन है, वही जिसने कभी उनके पुराने शत्रु एड्रिक को पराजित किया था। उसकी बात सुनकर देन के पिता उसके पास जाकर धीरे से कहते हैं कि आसपास बहुत लोग देख रहे हैं, इसलिए उन्हें अनिच्छा के बावजूद औपचारिक रहना पड़ेगा, और जब वे अकेले होंगे तब बिना औपचारिकता के बात कर लेंगे। ड्यूक थर्मन इस पर सहमति जता देता है। इसके बाद वो पूछता है कि वो लड़का कहाँ है। देन के पिता देन को आवाज़ देते हैं और उससे कहते हैं कि वो आकर ड्यूक थर्मन का अभिवादन करे। थर्मन का नाम सुनते ही देन चौंक जाता है और सोचता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी उनसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी। फिर भी वो आगे बढ़कर उनके पास जाता है। ड्यूक उसे देखकर कहता है कि यही वो लड़का है। देन अपना परिचय देते हुए बताता है कि उसका नाम देन सोग्रेस है। वो मन ही मन स्वीकार करता है कि वो खुद नहीं चाहता कि उसे देखकर क्रोध महसूस करे, लेकिन उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर जाता है। फिर भी वो औपचारिक रूप से कहता है कि ड्यूक थर्मन से मिलना उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ड्यूक मुस्कुराते हुए उसके पिता से कहता है कि उनका बेटा वास्तव में बहुत ही अद्भुत है और उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो देन से पूछता है कि क्या वो इस समय स्पीयर की प्रैक्टिस कर रहा है। देन इसकी पुष्टि करता है। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और देन को सोग्रेस परिवार की ओर से अभिवादन करती है। कहानी में बताया जाता है कि उसका नाम लीला थर्मन है और वो थर्मन डची की सबसे छोटी बेटी है। वो भी अपना परिचय देती है और कहती है कि उनसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है। देन के पिता ड्यूक थर्मन से पूछते हैं कि क्या वे बैरोनेस की हालत के बारे में जान सकते हैं। ड्यूक उत्तर देता है कि वे उसका इलाज खोजने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी प्रगति बाकी है। इस पर देन के पिता कहते हैं कि उन्हें इसकी वजह से बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा होगा और वे आशा करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अंत में ड्यूक थर्मन बताता है कि अगर वो अचानक गायब हो जाए तो वे समझ लें कि वो पोर्टल का इस्तेमाल करके राजधानी चला गया है। ड्यूक आगे पूछता है कि देन का बेटा कहाँ चला गया, क्योंकि वो उससे कुछ और बातें करना चाहता था, और साथ ही ये भी कि लेलिया भी वहाँ मौजूद नहीं है। तभी उसकी नज़र बाहर की ओर पड़ती है जहां देन और लैला खड़े होते हैं। ये देखकर वो टिप्पणी करता है कि शायद ये पार्टी उन दोनों के लिए काफ़ी बोरिंग साबित हो रही है। बाहर लैला देन से कहती है कि अगर वो सच बताए तो उसे हर जगह अपने पिता का पीछा करना पसंद नहीं है, लेकिन अब जब वो यहाँ आ ही चुकी है तो उसे लगता है कि आना सही फैसला था। वो मन ही मन सोचती है कि देन वाकई बहुत हैंडसम लग रहा है। इस पर देन कहता है कि उसे ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि उनका टेरिटरी बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण है। लैला जवाब देती है कि उनके क्षेत्र में भी अक्सर ऐसा ही होता है। वहाँ के नोबल्स हमेशा उसके पिता को अभिवादन करने आते रहते हैं और कई बार इंपीरियल फैमिली के लोग भी आते हैं। जब भी ऐसा होता है तो उसे अच्छी तरह से तैयार होकर उनके सामने जाना पड़ता है ताकि वो औपचारिक अभिवादन कर सके। लेकिन वो बताती है कि उसे साधारण कपड़े पहनना और अपने मन से ट्रेनिंग करना ज़्यादा पसंद है। फिर वो देन से पूछती है कि वो यहाँ आखिर करता क्या है। देन बताता है कि उसे यहाँ की दोनों चीज़ें पसंद है। ये जगह भले ही राजधानी जितनी जीवंत ना हो, लेकिन वो अपना ज़्यादातर समय स्पीयर ट्रेनिंग में लगाता है। स्पीयर शब्द सुनते ही लैला चौंक जाती है। तब देन समझाता है कि उसके पिता ने अपना ब्लू वर्ल्ड विंड टाइटल स्पीयर के जरिए ही हासिल किया था और इसी वजह से उसने भी स्पीयर को अपना रास्ता चुना है। लैला उससे पूछती है कि क्या वो अकेडमी में एडमिशन लेने की कोशिश करेगा। देन कहता है कि वो केवल इसी वजह से ट्रेनिंग नहीं कर रहा। इस पर लैला हैरानी से पूछती है कि फिर क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग करते हैं ताकि वे अकेडमी में दाखिला पा सकें, जो बेहद मुश्किल होता है।
देन शांत स्वर में जवाब देता है कि वो ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है ताकि जब वो अकेडमी जाएगा तो वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये सुनकर लैला और ज्यादा चौंक जाती है और पूछती है कि अगर वो एनरोल होने में असफल हो गया तो क्या होगा। देन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो दोबारा कोशिश करेगा और अगर फिर भी असफल रहा तो वो मान लेगा कि ये रास्ता उसके लिए बना ही नहीं है। लैला आश्चर्य से पूछती है कि क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि असफल होने पर उसका परिवार उससे निराश हो जाएगा। देन जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस पर लैला कहती है कि वो उससे जलन महसूस करती है क्योंकि उसके परिवार के सदस्य ऐसी सोच को स्वीकार नहीं करते। फिर वो बात को हल्के में लेते हुए कहती है कि जो कुछ उसने कहा उसे भूल जाने को। देन मन ही मन सोचता है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि नोबल्स छोटी छोटी बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं। फिर वो लैला से कहता है कि वो इन सब बातों के बारे में क्यों सोच रही है जबकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये सुनकर लैला पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा मानता है। फिर वो उससे अनुरोध करती है कि क्या वो उसकी स्वॉर्डमैनशिप देख सकता है। देन सहमति में सिर हिलाता है और उसे अपने ट्रेनिंग हॉल में ले जाता है। वहाँ लैला अपनी स्वॉर्ड तकनीक का प्रदर्शन करती है। देन ध्यान से देखता है और सोचता है कि उसकी अटैकिंग और डिफेंडिंग पोजीशंस बेहद स्मूथ हैं और उसकी टाइमिंग भी शानदार है। हालांकि कुछ देर बाद उसकी मूवमेंट में हल्की थकान झलकने लगती है। ट्रेनिंग समाप्त होने पर लैला उससे पूछती है कि उसे कैसा लगा। देन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सच में बहुत शानदार। लैला झिझकते हुए पूछती है कि क्या उसकी बात सच है। इस पर दैन निर्णय करता है कि वह उससे ईमानदारी से बोलेगा। वह बताता है कि हाँ, यह सच है, लेकिन जब वह अपने थर्ड फॉर्म में पहुंचती है तो वह आधा कदम ज्यादा आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड मूवमेंट थोड़ी असंतुलित हो जाती है। यह सुनकर लैला बेहद शर्मिंदा हो जाती है। दैन तुरंत जोड़ता है कि यदि उसकी बात से उसे बुरा लगा हो तो वह माफ़ी चाहता है। लैला जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वह कहती है कि अगर वह दैन के बताए तरीके से अभ्यास करे तो वह और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसके बाद वह ठीक उसी तरह अपनी स्वॉर्ड तकनीक दोबारा करती है और इस बार उसकी चालें पहले से कहीं ज्यादा साफ, संतुलित और प्रभावशाली लगती हैं। परिणाम देखकर वह भावुक हो जाती है और दैन को गले लगाते हुए धन्यवाद देती है। अचानक हुए इस आलिंगन से दैन घबरा जाता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। लैला कहती है कि वह सच में उसकी आभारी है क्योंकि उसकी वजह से वह अपनी गलतियां सुधार पाई है। दैन धीरे से उसे अलग करते हुए कहता है कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस पर लैला माफ़ी मांगती है। दैन मन ही मन सोचता है कि वह सच में हैरान रह गया था कि उसने अचानक उसे गले लगा लिया। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि यंग मास्टर डैन और मिस लीलिया कहाँ हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब वापस जाने का समय हो चुका है। इसके साथ ही दृश्य मुख्य हॉल में शिफ्ट होता है। वहाँ सभी लोग दैन के 7 साल पूरे होने पर उसे बधाइयाँ दे रहे होते हैं। साथ ही उसे इस बात के लिए भी बधाई मिल रही होती है कि उसने अपना पहला मना कोर बना लिया है। दैन इन सभी उपहारों के लिए अपने माता पिता का धन्यवाद करता है। जब वह अपनी माँ का दिया हुआ उपहार खोलता है तो वह चकित रह जाता है। उसके भीतर फैमिली क्रेस्ट होता है जो अत्यंत मूल्यवान प्रतीक है। उसकी माँ उसे बताती है कि वह इसका अच्छे से ध्यान रखे क्योंकि यह उनके परिवार में उसके स्टेटस और ऑनर का प्रतीक है। चारों ओर से बधाइयों के बीच दैन सोचता है कि यह पहली बार है जब इतने लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। तभी अचानक महल कांपने लगता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और घबराकर पूछने लगते हैं कि यह भूकंप कहाँ से आया, क्या दुश्मनों ने हमला कर दिया है। दैन घबराकर अपने पिता को पुकारता है। उसके पिता शांत स्वर में कहते हैं कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। वे यह भी कहते हैं कि उन्हें लगा था कि यह घटना शांतिपूर्वक होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिर से शुरू हो गई है। दैन की माँ उससे कहती है कि वह अंदाज़ा लगाए कि यहाँ कौन आया है। यह सुनकर दैन कहता है कि ऐसा होना असंभव है। तभी ऊपर की दीवार पर एक पोर्टल प्रकट होता है। इसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं कि यह आखिर है क्या। अगले ही पल उस पोर्टल से नीचे की ओर दैन की सबसे बड़ी बहन उतरती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है उसकी बिग सिस्टर आखिरकार यहाँ पहुंच ही गई है। उसे देखते ही आसपास मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये तो लेडी अराबेला हैं। वे आश्चर्य से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अभी अभी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया है। किसी को याद आता है कि ऐसा करने के लिए कम से कम 5 चेन वाला मना कोर होना चाहिए और इसीलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि लेडी सचमुच असाधारण जीनियस हैं। ये सब देखकर देन मन ही मन सोचता है कि माहौल कितना शोरगुल भरा हो गया है।
तभी बाहर से किसी दानव की दहाड़ सुनाई देती है। लोग घबराकर पूछने लगते हैं कि क्या कोई मॉन्स्टर आ गया है। अचानक कोई चिल्लाकर बताता है कि बाहर एक विवर्न है और इस बार उसे लीडी केयर अर्थात दीन की सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर कंट्रोल कर रही हैं। बाहर का दृश्य दिखता है जहां सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर विवर्न पर सवार होकर आती है और हल्के अंदाज में कहती है कि वो थोड़ी देर से पहुंची है। भीतर आते ही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि केवल 16 वर्ष की उम्र में विवर्न को नियंत्रित कर लेना अविश्वसनीय उपलब्धि है। दोनों बहनें एक साथ दीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं और अपने अपने तोहफे उसे सौंपती हैं। दीन उनका धन्यवाद करते हुए कहता है कि वे उसके जन्मदिन पर आकर उसे बधाई दे रही हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब देखकर उसके पिता भावुक हो जाते हैं, क्योंकि पहले उसकी बहनें जन्मदिन पर केवल पत्र भेजा करती थीं, लेकिन इस बार वे दीन के लिए उपहार भी लेकर आई थीं। दीन सबसे पहले अपनी फर्स्ट एल्डेस्ट सिस्टर का तोहफा खोलता है। भीतर एक डायमेंशनल पाउच होता है, एक रिंग के रूप में। उसकी बहन बताती है कि उसने इसे स्वयं डिज़ाइन किया है और इसमें शक्तिशाली सब स्पेस मैजिक का उपयोग किया गया है। इसे बनाने में उसकी प्रोफेसर ने उसकी मदद की थी। दीन आभार व्यक्त करता है और मन ही मन सोचता है कि किसी आइटम में सब स्पेस को जोड़ना कितना कठिन कार्य होता है। फर्स्ट एल्डेस्ट सिस्टर अपने हाथों से वो रिंग देन को पहनाती है और बताती है कि उसने उस पर देन का जेनेटिक कोड भी लागू कर दिया है, इसलिए उसके अलावा कोई और इसे खोल नहीं सकता। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा आइटम है। देन की मां गौर से देखकर कहती हैं कि इसमें छोटी छोटी मना वेव्स दिख रही हैं, जिसका अर्थ है कि इसे बनाने में हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स का उपयोग किया गया होगा। इस पर बहन समझाती है कि यदि देन इसमें अपनी मना एम्बेड करेगा तो सामने एक सब स्पेस खुलेगा और उसे भीतर हाथ डालकर सामान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मूल्यवान उपहार पाकर देन उसका धन्यवाद करता है और सोचता है कि ऐसे आइटम आमतौर पर केवल अत्यंत अमीर लोगों, नोबल्स या शक्तिशाली मैजिशियंस के पास होते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो स्वयं कभी इसका उपयोग करेगा। ये कहते ही वो पहली ही कोशिश में सब स्पेस पोर्टल खोल देता है। ये देखकर सब लोग चकित रह जाते हैं। उसकी बड़ी बहन मुस्कुराकर कहती है कि उसने उससे भी तेजी से सब स्पेस खोल लिया है और वो सचमुच जीनियस है। कुछ समय बाद फर्स्ट एल्डेस्ट सिस्टर टिप्पणी करती है कि लगता है देन के पास एक मना कोर और एक सर्कल भी मौजूद है। तभी सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर उससे कहती है कि अब वो उसके उपहार को भी खोले। देन जब पैकेट खोलता है तो भीतर एक अंडा होता है। वो हैरानी से पूछता है कि ये अंडा यहाँ क्यों है। इस पर उसकी बहन बताती है कि ये साधारण अंडा नहीं है और उसे ध्यान से देखना चाहिए। देन पूछता है कि फिर ये क्या है। सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर बताती है कि ये एक फेमिलियर है। जब वो किसी को समन करने की कोशिश कर रही थी तभी ये अचानक प्रकट हुआ था। ये बेहद कीमती होता है और किसी को नहीं पता होता कि इसके भीतर से क्या निकलेगा। दीन कहता है कि उसने फेमिलियर्स के बारे में सुना है। वे साधारण समन की तरह नहीं होते। एक बार यदि कोई उन्हें समन कर ले तो वे हमेशा के लिए उसके साथ जुड़े रहते हैं। उसकी बहन उससे कहती है कि अभी तक किसी और को इसके बारे में पता नहीं है, केवल उसे ही मालूम है, इसलिए जब तक ये हैच ना हो जाए उसे इसे गुप्त रखना होगा। दीन सहमति में सिर हिलाता है। दोनों को फुसफुसाते देखकर फर्स्ट एल्डेस्ट सिस्टर पूछती है कि वे क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन सेकंड सिस्टर उसे नज़रअंदाज करते हुए दीन से कहती है कि उसे भी नहीं पता कि ये कब हैच करेगा, इसलिए उसे रोज़ 2 बार सुबह और शाम इसके भीतर मना डालते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ये उसे अपना मास्टर मान लेगा। दीन इसके लिए तैयार हो जाता है। ये सब देखकर उसकी माँ कहती हैं कि ये सभी उपहार वाकई अद्भुत हैं और उसकी बहनें सचमुच बहुत अच्छी हैं। देन सहमति जताता है। तभी उसके पिता भावुक होकर कहते हैं कि वे ये देखकर बहुत खुश हैं कि उनकी बेटियां यहाँ आकर अपने छोटे भाई के साथ इतने अच्छे से पेश आ रही हैं। तभी किसी की आवाज आती है कि उन्होंने अपने माता पिता को अभी तक नमस्ते भी नहीं कहा। ये सुनकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं और कहती हैं कि वे तो देन में इतनी व्यस्त हो गई थीं कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि उनके पिता भी वही मौजूद हैं। इसके बाद वे आगे बढ़कर अपने पिता से मिलती हैं। उनके पिता मुस्कुरा कर कहते हैं कि वे दोनों देखने में काफ़ी स्वस्थ लग रही हैं। आसपास मौजूद लोग इस हल्के फुल्के माहौल में हंसी मजाक करने लगते हैं। इसी दौरान दीन की नज़र लैला पर पड़ती है, जो कुछ उदास सी दिख रही होती है। उसे ऐसा देखकर दीन मन ही मन सोचता है कि वो इतनी उदास क्यों है, क्या वो अभी जाने वाली है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो पूरी तरह अकेलापन महसूस कर रही हो। कुछ समय बाद दृश्य बदलता है। ड्यूक थर्मन फर्स्ट एल्डेस्ट सिस्टर के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहता है कि जैसा उसने अनुमान लगाया था वो सचमुच अद्भुत है। वो मैजिशियन अकेडमी में बेहद प्रसिद्ध है और उसका टैलेंट असाधारण है। वो उसे अपने बेटे के लिए उपयुक्त मानता है, जो अकेडमी का सर्वश्रेष्ठ स्वर्ड्समैन माना जाता है। वो सोचता है कि यदि उन दोनों की शक्तियां एक साथ आ जाएं तो ऐसा गुट बनेगा जिसे इंपीरियल फैमिली भी दबा नहीं पाएगी और तब कोई उनके लोगों को छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इसी विचार के साथ वो तय करता है कि फर्स्ट एल्डेस्ट सिस्टर और उसके बेटे की शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन तभी उसे किसी हल्की सी आवाज का आभास होता है। वो सोचता है कि जैसे कोई वहां ट्रेनिंग कर रहा हो। इतनी सुबह कौन अभ्यास करता है। इसके साथ ही दृश्य बदलता है और देन को दिखाया जाता है, जो पूरे जोश के साथ स्पीयरमैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा होता है। ड्यूक थर्मन वहां पहुंचकर सोचता है कि ये तो सबसे छोटा बेटा है, लेकिन जैसे ही वो देन को अभ्यास करते हुए देखता है वो पूरी तरह चकित रह जाता है। वो मन ही मन कहता है कि ये अविश्वसनीय
अविश्वसनीय है। उसकी मूवमेंट असाधारण रूप से दमदार है। उसे अभ्यास करते देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो केवल 7 साल का बच्चा है। यहाँ तक कि उसके साधारण कदम भी अत्यंत उच्च स्तरीय तकनीक जैसे प्रतीत होते हैं। किसी साधारण सैनिक को इस स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। वो स्वयं से पूछता है कि ये कैसे संभव है कि इतना छोटा बच्चा इतना कुशल हो सकता है। उसने सुना था कि ये बच्चा 1 साल की उम्र से ही असाधारण है। उसे लगा था कि वो सिर्फ कहानी होगी, लेकिन अब वो सच साबित हो रही थी। उसे देन की स्टैंस और फुटवर्क देखकर लगता है कि वो तलवार कला से भी बहुत मिलती जुलती है। वो मन ही मन आश्चर्य करता है कि क्या ये बच्चा इतनी कम उम्र में भी उन्नत स्वॉर्ड्समैनशिप का उपयोग कर सकता है। तभी देन अभ्यास रोकते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि पीछे कौन है, लेकिन क्या वो सामने आ सकता है। ये सुनकर ड्यूक थर्मन घबरा जाता है और सोचता है कि वो पकड़ा गया। वहीं देन मन ही मन सोचता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे खड़ा व्यक्ति उसे जानता है। ड्यूक थर्मन आगे आकर कहता है कि वो उससे माफी चाहता है। उसका इरादा उसे छिपकर देखने का नहीं था। उसे देखकर देन कहता है कि अच्छा, तो ये आप हैं। उसे लगा था कि कोई और है। इसके बाद वो आदरपूर्वक ड्यूक का अभिवादन करता है। ड्यूक कहते हैं कि उन्होंने बिना अनुमति उसके प्रशिक्षण को देखा, जिसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। देन सहजता से उत्तर देता है कि कोई बात नहीं, उसने उन्हें माफ कर दिया है। ड्यूक थर्मन मन ही मन सोचता है कि इस बच्चे में सचमुच असाधारण साहस है। इतना कड़ा अभ्यास करने के बाद भी वो जरा भी नहीं कांप रहा है। वो ये भी सोचता है कि उसने स्वयं इतनी कम उम्र में अपना मनाकोर तैयार नहीं किया था। फिर वो देन से कहता है कि उसकी स्पीयर अटैक बेहद उत्कृष्ट है और उसने सचमुच अर्किन परिवार का टैलेंट विरासत में पाया है। वो पूछता है कि क्या ये वही स्पीयर है। इस पर देन उत्तर देता है कि हाँ, ये स्पीयर उसके पिता ने स्वयं तैयार किया था और वो खुश है कि ड्यूक ने इसे पहचान लिया। उसकी बात सुनकर थर्म्यून संतुष्ट हो गए। वे मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगे कि देन ने यहाँ अपना अब तक का सबसे बेहतरीन उत्तर दिया था। उन्हें याद आया कि उनका बेटा भी कम उम्र में बेहद स्किलफुल और शिष्ट स्वभाव का था, हालांकि वो देन जितना परिपक्व नहीं था। उसी क्षण उनके मन में ये विचार भी आया कि शायद भविष्य में उन्हें इस जगह पर अपनी दोनों तरफ की जिम्मेदारियों और उसके विवाह के विषय में भी सोचना पड़ेगा। इसके बाद थर्म्यून ने बताया कि उनकी बेटी लैला स्वर्ग मैसिव में प्रशिक्षण ले रही है और चूंकि देन और लैला की उम्र लगभग समान है, इसलिए क्यों ना दोनों दोस्त बनकर अकेडमी में साथ प्रवेश करें। देन ने सम्मानपूर्वक उनकी बात मानते हुए कहा कि वो लैला के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये सुनकर थर्म्यून बहुत प्रसन्न हुए और देन के उत्तर की सराहना की। कुछ और औपचारिक बातें करने के बाद वे जाने लगे, लेकिन अचानक रुककर उन्होंने देन से पूछा कि क्या वो यहाँ स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग भी लेता है। ये सुनते ही देन भीतर से चौंक गया। उसे लगा कि स्पीयरमैनशिप की ट्रेनिंग के दौरान उसने अनजाने में अपने स्वॉर्ड स्किल्स की हल्की झलक दिखा दी थी और थर्म्यून ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। संयम बनाए रखते हुए देन ने उत्तर दिया कि वो स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग नहीं करता, बल्कि उसने केवल उसकी कुछ बेसिक किताबें पढ़ी हैं और कभी औपचारिक अभ्यास नहीं किया। उसके इस उत्तर को सुनकर थर्म्यून के मन में संदेह पैदा हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो देन के भीतर किसी वास्तविक युद्ध क्षेत्र का अनुभव छिपा हुआ हो, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को रोकते हुए सोचा कि ये कैसे संभव है, वो तो अभी केवल एक बच्चा है। अंततः थर्म्यून ने बात समाप्त करते हुए कहा कि वे फिर कभी मिलेंगे। जाते जाते उन्होंने देन से ये भी कहा कि यदि वो कभी राजधानी आए तो उनसे मिलने अवश्य आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि देन ने आज उनके साथ जैसा अच्छा व्यवहार किया है, वे भी उसे अपने घर में उसी सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। इसके बाद वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद देन गहरे विचारों में डूब गया। वो सोचने लगा कि क्या वो व्यक्ति अभी भी उसे याद रखता है जिसने कभी उसे पराजित किया था। उसने कल्पना की कि यदि वो उसी व्यक्ति को पराजित कर पाए तो उसे कैसा अनुभव होगा। उसने निश्चय किया कि यदि वो अभी से निरंतर मेहनत करता रहा तो एक दिन वो निश्चित रूप से उसके बराबर बन सकेगा। मन ही मन उसने स्वयं से कहा कि इस जीवन में वो उस व्यक्ति को हराकर ही रहेगा। कुछ समय बाद हरमैन वहां पहुंचा और देन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा कि सभी लोग दूसरे बैंक्वेट की तैयारियों में जुट चुके हैं और जो नोबल परिवार अभी तक नहीं आए थे वे भी पहुंचने लगे हैं। अब तक 30 से अधिक नोबल फैमिलीज के सदस्य आ चुके थे। देन ने अपनी बहनों के बारे में पूछा। हरमैन ने बताया कि वे कलेपोर्टर गेट का उपयोग करके अकेडमी चली गई हैं क्योंकि उनका मिड टर्म एग्जाम जल्द शुरू होने वाला है और उन्हें मजबूरी में वहां जाना पड़ा। ये सुनकर देन ने बात स्वीकार कर ली और आगे बढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि जब उसे समय मिलेगा तब वो अपनी बहनों द्वारा दिए गए उपहारों को ध्यान से देखेगा। कुछ ही देर बाद बैंक्वेट शुरू हुआ और लंबे समय तक चलता रहा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देन को थोड़ी ताज़ी हवा की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए वो बगीचे की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि एक नोबल की जिंदगी वास्तव में कितनी थकाने वाली होती है। उसके अपने जन्मदिन पर भी समय पूरी तरह से कार्यक्रमों से भरा हुआ था। फिर भी उसे संतोष था कि वो इस शांत बगीचे में कुछ पल आराम कर सकता है, क्योंकि ये स्थान स्वाभाविक रूप से बहुत सुकून देने वाला था।
उसे अपनी सबसे बड़ी बहन की कही बात याद आई, जिन्होंने बताया था कि इस बगीचे के फूलों में प्रकृति की मना समाहित होती है। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि वो यहाँ के फूलों का विश्लेषण करेगा। जैसे ही उसने फूलों की मना को समझने का प्रयास किया, उसे महसूस हुआ कि वो अनजाने में उस मना को परिवर्तित भी कर रहा है। ये देखकर वो अत्यंत चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा फूल भी मना से भरा हो सकता है। वह हैरानी से सोच रहा था कि आखिर इस जगर के भीतर इतना अधिक मैसिव माना फ्लो संभव कैसे हो सकता है। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति यहाँ के माना फ्लो या फिर प्रकृति के फ्लो को महसूस कर ले तो वह उसे अपना बना सकता है और उसकी मदद से इसी स्थान पर मैजिक सर्कल भी बना सकता है। लेकिन इस जगह की जो बुनियादी संरचना और प्रणाली थी वह उसे सच में असाधारण लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल अपने माना को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, बल्कि आसपास फैले माना को भी महसूस और पहचान सकता था। इतना ही नहीं, वह अब उसे पहले से कहीं अधिक आसानी से अवशोषित भी कर पा रहा था। यह अनुभव उसे पूरी तरह चकित कर रहा था। उसके लिए यह जगह सिर्फ शक्तिशाली नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी मानो स्वयं प्रकृति यहाँ माना को देखने, महसूस करने और नियंत्रित करने की अनुमति दे रही हो।